जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिर्ज़ा रशीद अहमद। अपने यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा राइट्स 21 की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम तैयार करेंगे मुल्तान बोर्ड के पैटर्न के हवाले से, जो उर्दू के पेपर में जो पैटर्न जिस तरह से तैयार किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। अगर आप इस तरह का पैटर्न तैयार करेंगे, इस तरह से पेपर को हल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके नंबर कटेंगे नहीं, आपको अच्छे ख़ासे नंबर मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये गलतियां करते हैं, हैंड राइटिंग की वजह से उनके नंबर कटते हैं। तो ये मैंने तैयार किया है, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखने हैं, तो उसके बाद ये आपने पैटर्न इस तरह तैयार करना है। हिस्सा इंशाइया लिखना है ऊपर, उसके नीचे फिर आपने सवाल नंबर लिखना है। ये हम स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 2। पहला जो होता है सवाल वो MCQs का होता है, इसलिए वो यहाँ पे तहरीर नहीं किया जाता। सवाल नंबर 2 में सवाल आता है अशार की तशरीह, उसमें अलिफ में आता है हिस्सा नज़म, वो हमने लिखा है। हिस्सा नज़म में शेर लिखा जाता है, फिर शेर लिखकर उसका हवाला शेर दिया जाता है, फिर नज़म का उन्वान, फिर शायर का नाम और फिर माखिज़, ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने उसका मफ़हूम लिखना है। जो मफ़हूम लिखना है वो आपने 1.5 से 2.5 सतूर पर मुश्तमिल मफ़हूम लिखना है जो कि जामिया हो। उसके बाद हमने लिखा है, फिर उस शेर की तशरीह बयान की जाती है। ये नाज़रीन मैंने ना ये पॉइंट लिखे हैं जो इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जिन हदायत पर अमल करके आप तहरीर करेंगे तो वो आपका एक मुकम्मल आंसर जो है वो इस आंसर का लिखा जाएगा। फिर इसमें बे में आ जाता है हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल की आप फिर हाइडिंग देंगे, प्यारी सी हाइडिंग दें, फिर उसका शेर लिखें। हवाले शेर में सनफ़ अदब आ जाएगा, शायर का नाम आ जाएगा, माखिज़ आ जाएगा, फिर उसका मफ़हूम और उसके बाद उसकी तशरीह। तो ये आपका सवाल नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से फिर हमने ये सवाल नंबर 3 लिखा है, इसमें अबारत की तशरीह है। अबारत की तशरीह में हमने अलिफ में अबारत लिखा है, उसका हवाला मतन लिखा है। हवाला मतन में फिर हमने सबक का उन्वान लिखा है। सबक के उन्वान के बाद हमने मुसन्निफ़ का नाम लिखा है, फिर माखिज़ है। फिर उसके बाद ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखे हैं। ये अगर आप इस तरह से खूबसूरत करके इसका पैटर्न बनाएंगे तो आपके बिल्कुल पूरे नंबर आएंगे और इंशाअल्लाह आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। फिर आपने उसकी तशरीह बयान करनी है। तशरीह के बाद ये क्वेश्चन का एंड हो जाएगा। एंड होने के बाद आपने लाइन लगाकर उसका जो एंड करना है। तशरीह में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हदायत हैं किस तरह से तशरीह लिखनी है, वो हमने इनको पॉइंट वाइज लिखा है। आप इस तरह से इन पॉइंट्स पर आप अमल करेंगे तो आपको जो है वो एक मुकम्मल तशरीह आपकी बयान हो जाएगी। इसमें मतलब आपको जो फ़जूल चीज़ें वो नहीं लिखनी, बिल्कुल आपने आसान सा अच्छे से अल्फाज में पैराग्राफ आपने तहरीर करना है। उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 4। इसमें मुख्तसर सवालात होते हैं, उनके जवाबात होते हैं। ये मैंने लिखा है सवाल नंबर 4, मुख्तसर सवालात की हेडिंग है, पॉइंट 1 है, जवाब है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसकी आपने वजाहत लिखनी है। उसके बाद हमने लिखना है सवाल नंबर 5। ये सवाल नंबर 5 मैंने लिखा है। सवाल नंबर 5 में सबक का ख़ुलासा है, सबक का उन्वान है, ये लिखना है आपने। फिर मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, उसके बाद उसका ख़ुलासा बयान करना है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं दर्ज की गई। मुसन्निफ़ के नाम का 1 नंबर है, इसलिए लाज़मी तहरीर करें। गैर अहम बातें लिखने से इज्तनाब करें। सबक का 1 तिहाई हिस्सा होना चाहिए। 1.5 से 2.5 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़ुलासा में इख्तिसार और जामियत का तासर हो। हवाला जात हरगिज़ नहीं लिखने। ये पूरी मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस पेपर में हमने इस पैटर्न में हमने दिखाई हुई हैं। फिर आपने इसको मतलब इस तरह से कंप्लीट कर देना है। इस तरह से इसको मतलब जो है डिज़ाइन वाइज आपने, ताकि
ये चीज़ें आपने उस वक्त करनी है जब आप बिल्कुल पूरा पेपर हल कर लें, आपके पास टाइम बचे, फिर आपने इसको डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने से पहले भी आपको चाहिए कि आप अपना टाइम पेपर को रिवाइज़ करें, उसको पढ़ें, कुछ चेक करें, कोई गलती हो, कोई खामी रह गई हो, वो आप उसको दुरुस्त करें। उसके बाद ही आप ये चीज़ें करें। तो ये फिर उसके बाद इसकी जो है डेकोरेशन आपने कर देनी है हल्की फुल्की। ये भी मतलब एक पेपर की एक किस्म की जान होती है। पेपर में ना बहुत खूबसूरती नज़र आती है, और जो चेकर होता है वो अच्छे नंबर देता है कि स्टूडेंट ने अच्छा लिखा है, उसमें कोई हैंड राइटिंग के नंबर नहीं कटते। तो ये आपने इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। ये ये लाइनिंग भी बड़े हिसाब किताब से लगानी है, आपके किसी लफ्ज़ को कट ना आए, किसी लफ्ज़ के ऊपर ना आपकी लाइनिंग आए। बाज़ बच्चे लाइन लगाते हैं तो वो इस तरह से लाइन लगा देते हैं कि वो जो हाइडिंग होती है वो भी उसके साथ कट जाती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो अब हम लिखेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में नाज़रीन यहाँ पे है ये मज़मून का होता है सवाल नंबर 6। ये हम लिखेंगे सवाल नंबर 6। ये आपने यहाँ से सीन का स्टार्ट लिया, ये फिर वाव आ गया, उसके बाद आपने इसको कंप्लीट करना है। सवाल नंबर की हेडिंग अच्छे तरीके से देनी है। उसके नीचे आप लिखेंगे मज़मून। क्योंकि ये मज़मून का सवाल है इसलिए मज़मून की हेडिंग भी आप देंगे। ये आप कोशिश करें कि तमाम हरूफ को आप जो अंडरलाइन है लाइन के ऊपर ऊपर लिखें, इससे लफ्ज़ ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और किसी नीचे या ऊपर वाले लफ्ज़ में ये टच नहीं करता, और ये लफ्ज़ भी आसानी से मतलब पढ़े जाते हैं। इसके नीचे हमने लिखना है, फ़र्ज़ करें मज़मून आया है वक़्त की पाबंदी। आप यहाँ पे फिर वक्त की पाबंदी का जो है वो हाइडिंग देंगे। ये वक्त की पाबंदी की हाइडिंग दे दी, इसको भी हमने ब्रैकेट में कर देना, और फिर इसको आपने स्टार्ट करना है। इसमें आप शेर भी लिख सकते हैं। अगर शेर लिखें तो आपने बड़ा अच्छा सा शेर लिखना है। पहले आपने वो शेर का फ़र्ज़ करें एक शेर मैं लिख देता हूँ आपको, आप उससे मतलब लिख के इसको
अच्छे तरीके से बना सकते हैं पैटर्न को। ये शेर आ गया। यहाँ पे फिर आप नीचे कोई नसरी हवाले की मिसाल भी दे सकते हैं। नसरी हवाले की मिसाल में ये पॉइंट आपको बना देता हूँ। आपने इन पॉइंट्स की मदद से आपने ये पेपर जो है ये आपने तैयार करना है। ये एक पॉइंट आ गया। अब ये आ जाएगा पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे आ जाएगा नसरी हवाले की मिसाल। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कोई आ जाता है ये आप इसका नीचे तर्जुमा फिर लिख दें, जो भी हो आपने तर्जुमा लिख देना नीचे इसका। तर्जुमे में आप लिख दें बेशक नमाज औकात मुकर्ररा पर ईमान वालों पर फर्ज है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। मतलब नीचे आपको मैं इनकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बयान कर देता हूँ, जिस तरह से आपने इसको इनकी जो इंस्ट्रक्शंस पर आपने अमल करना है वो इंस्ट्रक्शंस में पॉइंट वाइज आपको लिख देता हूँ। इब्तदाई पैराग्राफ में मौजू का तारुफ। तो नाज़रीन, ये सवाल नंबर 6 था जो मज़मून का, इसमें मज़मून था वक्त की पाबंदी। ये मैंने अब कंप्लीट कर दिया, इसको डेकोरेट कर दिया। अब ये मतलब इसमें ये है कि आपने पहले शेर इसमें लिख देना है। कोई नसरी हवाले भी दे सकते हैं, कुरानी आयत के हवाले से तर्जुमा उसका दे सकते हैं। उसके बाद इब्तदाई पैराग्राफ में मौजू का तारुफ बयान करें। फिर है मुख्तलिफ़ नुकात को वाज़ेह करें और हर एक का पैराग्राफ अलग अलग बनाएं। मज़मून के ख़ात्मे पर इख्तितामी पैराग्राफ लिखें जिसमें सारी बहस सिमट कर अपनी राय वाज़ेह अल्फाज में बयान करें। ये इंस्ट्रक्शंस हैं
इसमें है मौजू या मौका की मुनासबत से अहादीस कुरानी आयात अक़वाल या अशार तहरीर करे जो कि नुमायाँ हों। सुर्खियाँ खामखाई इसमें सुर्खियाँ नहीं देनी, आपने हाइडिंग्स कोई भी नहीं देनी, बस इस पर एक मुफस्सल आपने वक्त की पाबंदी का पैराग्राफ आपने लिखना है। तो अब ये सवाल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हमने लिखना है सवाल नंबर, इसमें जो होता है सवाल नंबर 7, आखिरी सवाल है इसमें उर्दू का। ये हम इसकी हाइडिंग देंगे। ये है सवाल नंबर 7। ये है, इसमें तफ़हीम अबारत है, तफ़हीम अबारत। ये तफ़हीम अबारत की हाइडिंग आपने खूबसूरत सी करके देनी है और ये ऐसे लिखा जाएगा। तफ़हीम अबारत, इसमें पॉइंट हैं, इसमें आप पॉइंट दे सकते हैं आप, उसके बाद आप इसको मुफस्सल नोट इसका आप बयान करेंगे। इसको आप फिर ब्रैकेट में कर लें और इसको अच्छा सा डेकोरेट कर लेंगे बाद में। फिर इसका हम नीचे जवाब लिख देंगे। जवाब को भी हम ब्रैकेट में कर देंगे। उसके बाद इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हदायत हैं, वो हम बयान करेंगे। इसमें पहले तो है कि इबारत को अच्छी तरह गौर से पढ़ें आप। ये मैं लिख भी देता हूँ आपको इसमें, ये 1 नंबर पे है, इबारत को अच्छी तरह तो नाज़रीन, ये हमारा आखिरी सवाल था जो हमने उर्दू का आखिरी सवाल नंबर 7 तफ़हीम अबारत, इसका हमने पॉइंट दिया, जवाब लिखा। इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जिन इंस्ट्रक्शंस पर आप अमल करेंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। इसमें पॉइंट नंबर 1 में है अबारत को अच्छी तरह गौर से पढ़ें। पॉइंट नंबर 2 है जवाबात लिखते हुए असल मतन के साथ लिखने की बजाय अबारती ख़यालात में ढलकर अपने अंदाज में तहरीर करें। और इसका तीसरा पॉइंट है जवाबात के लिए वही अंदाज़ इख्तियार किया जाए जो सवाल का हो। तो ये नाज़रीन हमारा पैटर्न हमने तैयार कर लिया। अब हम इसको अच्छे तरह से बॉर्डर लगाकर इसमें और बेहतरी ला सकते हैं। ये चीज़ें आपने पेपर तमाम तहरीर करने के बाद इसको खूबसूरत से डेकोरेट करना है। ये हम अब इसका बॉर्डर लगा रहे हैं। ये नाज़रीन आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न मिल रहा है। अगर आप अपने जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वालिदैन हैं, वो इस पैटर्न का सैंपल देखकर अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट्स खुद हैं तो वो इस तरह से अपने पेपर तैयार कर सकते हैं। ये अभी हम बॉर्डर कंप्लीट करने लगे हैं। ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया तकरीबन। अब हम शुरू से आपको इस पूरे पेपर का जो पैटर्न है वो शो करवा देंगे। ये बॉर्डर लग गया। ये है नाज़रीन मुकम्मल पैटर्न। ये यहाँ से शुरू होगा हिस्सा इंशाइया से, सवाल नंबर 2 से। ये सवाल नंबर 2 का पूरा एक तरीका बताया गया है जिस तरह से आपने ये हल करना है। ये वो हिस्सा नज़म था, अब ये हिस्सा गज़ल आ गया। ये सवाल नंबर 3 आ गया। इसमें इबारत की तशरीह है, इसमें जो इसकी हाइडिंग्स हैं, ख़ात कशीदा अल्फाज के मानी हैं, ये आपने एक अच्छा सा
डब्बा बनाना है जिसमें आप अल्फाज और उसके मानी लिखेंगे। सवाल नंबर 3 के बाद फिर हम सवाल नंबर 4 है जो मुख्तसर सवालात हैं वो, उसके बाद ये सवाल नंबर 5 है सबक का ख़ुलासा है। सबक का अनवान मुसन्नफ़ का नाम ख़ुलासा, ये हाइडिंग्स हैं, ये आपने अच्छे तरीके से मतलब इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपने स्क्रीनशॉट लेकर आपने इन पर अमल करके अपने पेपर को अच्छे तरीके से लिखना है। ये सवाल नंबर 6 है, इसमें पैराग्राफ है, मज़मून है वक़्त की पाबंदी। फ़र्ज़ करें हमने वक़्त की पाबंदी का मज़मून लिया, इसमें आप शेर लिखेंगे, कोई नसरी हवाले कुरान मजीद के आयात के हवाले से, तर्जुमा के हवाले से, फिर पैराग्राफ के मौजू के हवाले से आप इसको तफसील से लिखेंगे। फिर आखिरी सवाल नंबर 7 है, तफ़हीम इबारत है, इसका भी हमने इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, आप इसको अच्छे तरीके से पेपर हल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा पैटर्न। अल्लाह हाफ़िज़।